का बेटा हमारा टॉपिक है रिस्पिरेटरी, बस बेटा बस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बेटा ये बेसिकली क्या है, ETC भी कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। लेकिन बेसिकली ये क्या है बेटा, रिस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। पहले मैं इसकी बेसिक कंसेप्ट समझा दूं बेटा, हमेशा याद रखें, रिस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कोई नया चेन नहीं है, कोई नई रिएक्शन नहीं है। लेकिन हमने अभी अभी पढ़ा कि ग्लाइकोलाइसिस में, क्रेब्स साइकिल में और लिंक रिएक्शन में कोएंजाइम NAD+ और FAD+ ये रिड्यूस हुए थे NADH2 में और FADH2 में, वो इस चेन में इंटर होंगे और उसकी आगे क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। और जब ऑक्सीडेशन होगी तो इस दौरान इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और उसकी ट्रांसपोर्ट होगी। जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जंप लगाएंगे तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी क्या बनेगी, ATP। इस ATP फॉर्मेशन को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ये बात समझ आई? तो इसकी डिफिनीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए डिफिनीशन में आप लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग electron transport chain the NADH2 FADH2 formed during glycolysis and Krebs cycle are oxidized by molecular oxygen and साथ में and energy is produced in the form of ATP. This ATP formation is known as oxidative phosphorylation. क्यों ऑक्सीडेटिव इसको कहेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो गई ना, किसकी, NADH2 और FADH2, और किसकी रिडक्शन हुई, ऑक्सीजन की, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। बेटा एक बार दोबारा समझाता हूं, सुने, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ग्लाइकोलाइसिस में जो ATP बना, क्रेब्स साइकिल में जो ATP बना उसको कहते थे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। लेकिन यहाँ पे जो ATP बना वो किसकी वजह से, NADH2 और FADH2 क्या हुए, रिड्यूस हुए, ऑक्सीडाइज हुए। किसने ऑक्सीडाइज किया, इसने, और खुद ये क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। इस दौरान एनर्जी बनी जो इस ऑक्सीडेशन की वजह से बनी, जो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। बात समझ आई? अब बेटा जरा देखिए इस चेन को, बेटा इस चेन को जरा सुने, ये हमारे पास NADH2 है, ये कन्वर्ट हो जाता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, किसमें, NAD+ बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, NAD+। ये NADH2 क्या बन जाता है, NAD+, और इससे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो इस दौरान क्या, एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी क्या आपस में मिलाएगी, ATP बनेगा कि नहीं बनेगा। और इसको ले लेते कौन, ये इलेक्ट्रॉन कौन ले लेते, कोएंजाइम Q, या इसको यूबिक्विनोन भी कहते हैं। इसने ले लिया। अब बेटा यहां पे FADH2 भी
क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है किस में, Fad+ में, और इससे भी इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं। ये चेन में इंटर हो जाते हैं। यार देख, ये Fad+ बन गया, इसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन, इसकी भी ऑक्सीडेशन। इसको कहा जाता है, आप लोग दोबारा चले जाओ ग्लाइकोलाइसिस में और क्रेब्स साइकिल में, दोबारा रिड्यूस हो के आओ, और क्या शुरू हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन शुरू हो गया ना। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कोएंजाइम क्यों, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन बेटा ट्रांसफर करते हैं किसको, किसको देंगे, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में, जिसमें सबसे पहले कौन आता है, साइटोक्रोम बी। कौन बेटा, साइटोक्रोम बी। साइटोक्रोम बी से बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन किस में आ जाता है, साइटोक्रोम, F बदलता ना हुआ है C, साइटोक्रोम C। बी से किस में चला जाता है, C में, किस में, C में। इस दौरान हमारे पास अगेन क्या बन जाते हैं, ATP। साइटोक्रोम C से ये 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A में चले जाते हैं, किसमें, साइटोक्रोम A में। साइटोक्रोम A से ये ट्रांसफर हो जाते हैं बेटा किस पे, साइटोक्रोम A3 में। साइटोक्रोम A3 में, साइटोक्रोम A3 में। इस दौरान अगेन क्या बन जाती है, ATP। A3 से ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कौन इंतजार कर रहा होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं 1/2 O2, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आयन भी रिलीज हुए होते हैं। ये 2 हाइड्रोजन आयन भी आ जाते हैं, और ये सब कुछ कौन ले लेता है, ऑक्सीजन, और क्या बन जाता है, वाटर। क्या बन जाता है, वाटर। अब MCQs में आता है कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन है। फाइनल प्रोडक्ट कौन हुआ, वाटर। अब अगर आप देखें, आप लोग कहते हैं अक्सर ना कि 1NADH2 गिव अस 3 ATP, है ना। अब गिनो बेटा, NADH2 इधर देख, इधर, यहां से 1 ATP बना है, 2 ATP बने हैं, 3 ATP बने, 3 दिए ना। जब इसकी क्या हुई, ऑक्सीडेशन, FADH2, हम कहते हैं कि FADH2 गिव अस 2 ATP, है ना, 2 ATP। अब देखो यहां से स्टार्ट हुआ रिएक्शन, 1 और 2। FADH2 ने कितने ATP दिए, 2। NADH2 ने कितने ATP दिए, 3। अब बेटा एनर्जी कैलकुलेशन है, इसके बाद क्या है बेटा, एनर्जी कैलकुलेशन। एनर्जी कैलकुलेशन बेटा सता हुआ है, गौर से होता है, how 1 glucose molecule give us 36 ATP। एक ग्लूकोज हमें कैसे 36 ATP देता है, इसको क्या कहते हैं, एनर्जी कैलकुलेशन। अब सुने, पहले ग्लाइकोलाइसिस से स्टार्ट करेंगे, किससे, ग्लाइकोलाइसिस से। गौर से सुने इसको बेटा, ग्लाइकोलाइसिस में ATP कितने बने थे, 4, 2 यूज हुए और 2 यूज हुए थे, तो नेट कितने होंगे, 2/4। सही हो गया, कितने, 2/4। दूसरा क्या बना था, NADH2 कितने बने थे, 2। तो 2 कितने के बराबर है, 2, कितने हो गए, 4 ATP। कैसे बेटा, ये NADH2 एक्सटर्नल है,
जो साइटोप्लाज्म में NADH2 बनेगा वो 2 ATP के बराबर होगा, लेकिन जो NADH2 माइटोकॉन्ड्रिया में बनेगा वो कितने के बराबर होगा? 3 ATP के बराबर होगा। इसलिए उसको एक्सटर्नल और इंटरनल से हम डिनोट करेंगे। फिर बेटा ग्लाइकोलाइसिस के बाद अब दूसरा रिएक्शन कौन सा हुआ था? लिंक्ड रिएक्शन। और लिंक्ड रिएक्शन में कितने NADH2 बने थे? 2 NADH2 बने थे बेटा 2। तो 2 लिंक्ड रिएक्शन तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कितने ATP? 6 ATP। कितने ATP बने थे लिंक्ड रिएक्शन में? 6। इस दौरान यहाँ पे जो आ जाता है, फिर 2 क्रेब्स साइकिल हुए थे ना? कितने साइकिल हुए थे? 2 क्रेब्स साइकिल। अब बेटा 2 क्रेब्स साइकिल में डायरेक्ट ATP कितने बने थे? डायरेक्ट 2 ATP डायरेक्ट कितने बने थे बेटा? 2 ATP। फिर 6 NADH2। हाँ जी 6 NADH2, और ये कितने के बराबर होगा? 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18 ATP के बराबर। और 2 FADH2। 2 FADH2, और FADH2 कितने के बराबर होगा? 2 ATP। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। अब टोटल जमा करो, टोटल जमा करो। ये 2 है, 2 जमा 4 6, 6 जमा 6 12, 12 जमा 2 14, 14 जमा 4 22, 14 जमा 4 18। चले पैर Damir muhtasem ne razı da bayi var da. Yarın hoşça. 2 जमा 4 6, 6 जमा 6 12, 12 जमा 2 14, 14 जमा 4 18, 18 जमा 18 One glucose molecule ने यह हमें दिया 36 ATP. Is it clear? Yes, sir. बस ये